अब हम बात करते हैं, देखो चैम्बर ऑफ द आई, चैम्बर ऑफ द आई की बात करते हैं हम लोग। तो आपके पास में जो आई होती है उसको दो चैम्बर के अंदर डिवाइड किया गया है। देखिए ये आपके पास में आई है और ये जो है ये वाला पार्ट आपका खोल दिया और यहाँ पे आपके लेंस, ये आपके लेंस और यहाँ पर आपके देखो ये सिलेरी बॉडी और ये आपके पास में सिलेरी बॉडी के साथ में ये क्या है आपके पास में आइरिस। अब देखो जो आपकी आई है उसको दो चैम्बर में डिवाइड किया गया है, आई को दो चैम्बर में डिवाइड किया गया है, एक तो एंटीरियर चैम्बर और एक पोस्टीरियर चैम्बर। जो ध्यान से सुनेंगे, लेंस का जो आगे वाला पार्ट है इस पार्ट को दो चैम्बर किया गया है, एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर किसे कहते हैं? पोस्टीरियर चैम्बर में। एंटीरियर चैम्बर आपके पास में कोर्निया से लेके आइरिस तक का पार्ट, जो कोर्निया से लेके आइरिस तक का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, कोर्निया से आइरिस तक का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके पास में एंटीरियर चैम्बर है। क्या है आपके पास में? एंटीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर फाउंड बिटवीन, या स्पेस जो है फाउंड बिटवीन कोर्निया एंड आइरिस। आइरिस और कोर्निया के बीच का जो स्पेस है, आइरिस और कोर्निया के बीच का जो स्पेस है इसको एंटीरियर चैम्बर कहते हैं। फिर पोस्टीरियर चैम्बर किसे कहते हैं? देखिए पोस्टीरियर चैम्बर आपके लेंस और आइरिस के बीच का जो स्पेस है, ये जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, लेंस और आइरिस के बीच का जो स्पेस है वो आपका पोस्टीरियर चैम्बर कहलाता है। स्पेस बिटवीन लेंस एंड आइरिस, स्पेस बिटवीन लेंस एंड आइरिस, राइट है। तो ये आपके पास में एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर, दोनों ही चैम्बर के अंदर आखिर होता क्या है, यहाँ पर एक फ्लूइड पाया जाता है। एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर दोनों ही चैम्बरों में क्या पाया जाता है? फ्लूइड पाया जाता है और उस फ्लूइड को बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर। उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? एक्वियस ह्यूमर। क्या पाया जाता है इन दोनों के बीच में? एक्वियस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर कहते हैं उस फ्लूइड को हम लोग। और एक्वियस ह्यूमर किसके द्वारा बनाया जाता है? आपके एक्वियस ह्यूमर फाउंड बाय द सिलेरी बॉडी। हम पहले बात कर चुके हैं उसके बारे में कि एक्वियस ह्यूमर जो है सिलेरी बॉडी के द्वारा बनाया जाता है, राइट है आपके पास में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे कि ये एक्वियस ह्यूमर क्या होता है। देखो एक बात तो आपने समझ ली कि एक्वियस ह्यूमर जो होता है इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है आपके पास में? एक्वियस ह्यूमर का प्रोडक्शन आपके सिलियरी बॉडी से होता है। किससे होता है? सिलियरी बॉडी से आपके एक्वियस ह्यूमर का प्रोडक्शन होता है। अब एक बात और आपको बता दें, देखो यहाँ पर जब आप आई को देखोगे, ये जब आप आई को देखते हो तो जो लेंस होता है आपके आंख का, ध्यान से सुनेंगे बात को, चैम्बर आपने पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं कि जो आई होती है उसके कितने पार्ट होते हैं। आई बॉल के चैम्बर आपने देख लिए, आई बॉल के कितने पार्ट होते हैं इस बात को हम लोग देखते हैं। तो आपका जो लेंस है आंख को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो है आपका कहलाता है एंटीरियर आई। आगे वाला जो पार्ट है वो एंटीरियर आई कहलाता है और एंटीरियर आई में पाए जाते हैं चैम्बर। आई बात समझ में? जबकि पीछे वाला जो पार्ट है ये पोस्टीरियर पार्ट कहलाता है। आई का कौन सा पार्ट? पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट जो होता है आई का, उसके अंदर क्या पाया जाता है? एक्वियस ह्यूमर। कौन सा ह्यूमर पाया जाता है? कौन सा फ्लूइड पाया जाता है? एक्वियस ह्यूमर। और जबकि आपके पास में जो पोस्टीरियर पार्ट होता है आई का, उसके अंदर आपके पास में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग विट्रियस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? विट्रियस ह्यूमर। ये देखो यहाँ पर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर। क्लियर है माइंड के अंदर ये चीज?
तो आपके पास में यहाँ पर एक इक्वेस ह्यूमर एक विट्रियस ह्यूमर, दोनों बातें क्लियर। अब हम बात करते हैं, देखो आंख को मूवमेंट कराने के लिए, आपकी आई को मूवमेंट कराने के लिए कुछ मसल्स होती है, आंख के अंदर कुछ मसल्स पाई जाती है जो कि आपकी आंख को मूवमेंट कराती है। आप नीचे देख रहे हो, आप ऊपर देख रहे हो, आप लेटरल देख रहे हो, आप मीडियल की तरफ देख रहे हो, तो उस कंडीशन में आपकी आंख को जो मूवमेंट कराती है वो होती है आपके पास में आई की मसल्स, और उन मसल्स को बोलते हैं एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स। वे मसल देखो, इंट्रा ओक्यूलर मसल्स किसे बोलेंगे, आपकी सिलियरी मसल्स, जो कि ओक्यूलर का मतलब आंख, जो कि आंख के अंदर ही पाई जाती है, उसको बोलेंगे इंट्रा ओक्यूलर। क्या बोलेंगे, इंट्रा ओक्यूलर। जबकि आपके पास में, तो अब बात करते हैं हम लोग उन मसल्स के बारे में जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स। एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स, इसको एक्सटर्निसिक मसल्स के नाम से भी जाना जाता है, एक्सटर्निसिक मसल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। ये टोटल 6 होती है, ये भी बात ध्यान रखेंगे, टोटल क्या होती है 6। अब देखो इन 6 का कार्यक्रम किस तरीके से होता है, कैसे काम करती है ये टोटल 6, टोटल 6 जो होती है आपके पास में, ये कैसे काम करती है आपके पास में बात करेंगे। इन 6 में से क्या होता है, देखो जो 4 होती है वो तो आपके डायरेक्ट जुड़ी होती है आपकी आईबॉल से, डायरेक्ट जुड़ी होती है, इनको बोलते हैं रेक्टस, 4 को तो, और जो 2 होती है वो तिरछी जुड़ी होती है आपके आईबॉल से, इसलिए इनको बोलते हैं ओब्लिक। रेक्टस कौन कौन सी होती है, देखो याद करने की, देखो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। रेक्टस मतलब सुपीरियर है, एक तो एक आपके पास में इंफीरियर है, और एक आपके पास में देखो एक लेटरल है, एक मीडियल है, बस 4 है। सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस। अब जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है। सुपीरियर का मतलब जो है आपकी आंख को ऊपर ऊपर घुमाने वाली, इंफीरियर का मतलब आपकी आंख को नीचे घुमाने वाले, मीडियल का मतलब आपकी आंख को मिडिल में नाक की तरफ टुवार्ड्स नोज, नोज की तरफ घुमाने वाले, टुवार्ड्स नोज नाक की तरफ घुमाने वाली मसल्स, और लेटरल मतलब आपकी आंख को जो है बाहर की साइड में ले जाने वाली मसल्स, लेटरल मूवमेंट कराने वाली मसल्स, लेटरल रेक्टस। आई बात समझ। अब बात करते हैं ओब्लिक की। 2 ओब्लिक होती है, एक तो सुपीरियर ओब्लिक, एक इंफीरियर ओब्लिक। देखो यहां पर थोड़ा उल्टा है, ये तिरछी है तो ये थोड़ा सा उल्टा घुमाती है। ये क्या करती है, आपकी आंख को, जो सुपीरियर ओब्लिक मसल से आपकी आंख को लेटरल और डाउन, लेटरल डाउन, लेटरल डाउन का मतलब ये आंख है, ये लेटरल डाउन है ना, आप नीचे की तरफ देख रहे हो, तो ये आपकी आंख को लेटरल डाउन मूवमेंट कराती है, जबकि इंफीरियर आपकी आंख को लेटरल अप, लेटरल अप मूवमेंट कराती है। आई बात समझ में। तो ये आपके पास में 6 मसल्स हैं। अब ये जो मसल्स होती है ये किसके द्वारा कंट्रोल होती है, ये नर्व के द्वारा कंट्रोल होती है। और कौन सी नर्व इनको कंट्रोल करती है ये बात जानना भी बहुत जरूरी है। इनको 3 नर्व इनको कंट्रोल करती है। कौन कौन से, देखो एक तो चौथी नर्व, एक छठी नर्व और एक तीसरी, चौथी और छठी नर्व इन मसल्स को कंट्रोल करती है। अब कौन सी मसल को कौन सी नर्व कंट्रोल करती है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 2 नाम याद रखेंगे, SO4 LR6। कहने का मतलब सुपीरियर ओब्लिक को, सुपीरियर ओब्लिक जो मसल्स होती है उसको कौन सी नर्व कंट्रोल करती है, चौथे नंबर वाली। और चौथे नंबर वाली नर्व्स की, चौथे नंबर वाली जो नर्व है उसका नाम क्या है, ट्रोक्लियर। तो सुपीरियर ओब्लिक को कौन कंट्रोल करती है, ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व। और LR का मतलब लेटरल रेक्टस। लेटरल रेक्टस को कौन कंट्रोल करता है आपके पास में, लेटरल रेक्टस को आपके कंट्रोल करता है छठी क्रेनियल नर्व, और जिसका नाम है एब्डुसेंस नर्व, एब्डुसेंस। क्लियर है माइंड के अंदर आपके। उसके बाद बची हुई जितनी भी है, जितनी बच चुकी है वो सारी के सारी, देखो सुपीरियर ओब्लिक और लेटरल रेक्टस को छोड़ के जितनी 4 बची हुई जितनी मसल्स है वो चारों की चारों जो है आपके किसके द्वारा कंट्रोल होती है, तीसरे नंबर की
क्रेनियल नर्व के द्वारा, जिसको बोलते हैं ओक्यूलोमोटर। क्लियर माइंड के अंदर? तो ये आपके पास में एक्स्ट्रा एक्युलर मसल कैसे मूवमेंट कराती है, क्या करती है, और कौन कौन सी नर्व इन एक्स्ट्रा ओक्युलर मसल्स को कंट्रोल करती है, वो था। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ आई या असेसमेंट ऑफ आई। आई का असेसमेंट कौन कौन सी टेक्निक के द्वारा किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछते हैं। इनमें सबसे पहले आता है स्नेल चार्ट। स्नेल चार्ट, स्नेल चार्ट जो है आपके डिस्टेंस विजन को देखने के लिए कि कोई भी व्यक्ति कितनी दूर तक देख सकता है, इस चीज को मेजर करने के लिए हम स्नेल चार्ट मेथड का यूज करते हैं। डिस्टेंस विजन के लिए, डिस्टेंस कोई भी व्यक्ति कितनी दूरी तक साफ देख सकता है, उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो है स्नेल चार्ट। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास एक चार्ट होता है, उस पर कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, उसके ऊपर क्या लिखे होते हैं, कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, नीचे नीचे थोड़े मोटे होते हैं, जैसे जैसे ऊपर चलते जाते हैं पतले होते जाते हैं। आई बात समझ में? इसमें क्या करते हैं, हम किसी भी व्यक्ति को 6 फीट की दूरी पे खड़ा करते हैं और उसको पूछते हैं कि साफ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर उसको साफ दिखाई दे रहा है तो उसका जो स्कोर होगा वो है 6/6। ये नॉर्मल स्नेल चार्ट स्कोर है, नॉर्मल स्नेल चार्ट। अगर किसी की आंखें प्रॉपर वर्क कर रही है तो उसको बोलेंगे हम लोग 6/6। आई बात समझ में? 6/6 बोलेंगे। अगर नॉर्मल काम कर रही है किसी की आंखें तो उसको हम क्या बोलेंगे, 6/6। अगर मान के चलो ये 6 का मतलब क्या है, यहाँ पर 6 का मतलब है आपके पास में 6 मीटर, फीट नहीं सॉरी मीटर, 6 मीटर की दूरी से साफ देख पा रहा है। और जब 6 मीटर को आप फीट में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास में 20 फीट, फीट में कन्वर्ट करते हो 20/20। अगर फीट के अंदर दे रखा है तो 20/20 इज द नॉर्मल स्नेल चार्ट स्कोर। अगर किसी का स्कोर आपके पास में 6/6 ना आके 6/60 आ जाता है, आई बात समझ में? अगर किसी का स्कोर आपके पास में 6/60 आ जाता है तो उसको हम ब्लाइंड कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लाइंड। आ गई बात समझ में? और नेक्स्ट मेथड है हमारे पास में आई असेसमेंट का, वो है आपके पास में कलर विजन की। कोई व्यक्ति किसी कलर को अच्छे से पहचान पा रहा है या नहीं पा रहा, उसको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, उसके लिए हम लोग करते हैं इश्तिहारा टेस्ट। ये बात ध्यान रखिए, इश्तिहारा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? कलर विजन के लिए। कैसा होता है कि एक डॉटेड बने होते हैं बहुत सारे, और उन डॉटेड के अंदर कुछ वर्ड छुपा होता है, जैसे कि बहुत सारे डॉटेड बने हैं और इसके अंदर देखो कुछ कलरफुल क्या होता है, एक वर्ड छुपा होता है, वो आपसे पूछा जाता है कि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रखा है। इसके अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है, जैसे कि आपको दिखाई दिया ये एल बना हुआ है तो आपका कलर विजन क्या है? नॉर्मल है। आई बात समझ में? क्लियर? तो कलर विजन टेस्ट, कलर विजन के लिए क्या करते हैं? इश्तिहारा टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं? इश्तिहारा टेस्ट। कलर विजन के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं हम लोग? इश्तिहारा टेस्ट। आई बात समझ में? नेक्स्ट बात करता हूं मैं, देखो यहाँ पे टोनोमीटर। टोनोमीटर किसके लिए करते हैं? इंट्रा ओक्युलर प्रेशर को मेजर करने के लिए। इंट्रा ओक्युलर प्रेशर। अब ये इंट्रा ओक्युलर प्रेशर क्या होता है? देखो आपने आई को देखा था, जब आपने आई को देखा तो आपकी आई के एंटीरियर पार्ट को 2 चेंबर में बांटा गया, एक तो एंटीरियर चेंबर, एक पोस्टीरियर चेंबर। अब आपके पोस्टीरियर चेंबर के अंदर भी इक्वियस ह्यूमर बना होता है, और इक्वियस ह्यूमर जितना प्रेशर आपके लेंस पे डालता है, इक्वियस ह्यूमर के द्वारा लेंस पे डाला गया प्रेशर, इक्वियस ह्यूमर के द्वारा लेंस पे डाला गया प्रेशर, लेंस पर डाला गया प्रेशर क्या कहलाता है? आपके इंट्रा ओक्युलर प्रेशर। और इसका नॉर्मल जो रेंज होती है 8 से 21 mmHg। इंट्रा ओक्युलर प्रेशर, इंट्रा ओक्युलर प्रेशर नॉर्मल कितना? 8 से 21 mmHg। और इसको नापने के लिए क्या यूज करते हैं? टोनोमीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टोनोमीटर्स। आगे बात समझ में? क्लियर? अब देखो एक आपके पास में पेरिफेरल विजन को देखने के लिए, बहुत बार एग्जाम के अंदर पेरिफेरल विजन का मतलब साइड बाय साइड देखने के लिए। पेरिफेरल विजन के लिए आपकी आंख है वो साइड के अंदर इधर साइड में कितना देख पा रही है, इस साइड में कितना देख पा रही है। इस पेरिफेरल विजन को चेक करने के लिए आप कौन सा टेस्ट करते हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पेरिफेरल विजन को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? पेरिफेरल विजन को चेक करने के लिए कन्फ्रोंटेशनल टेस्ट किया जाता है। कन्फ्रोंटेशनल टेस्ट,
कन्फ्रंटेशनल टेस्ट में क्या करते हैं कि हम एग्जामिनर क्या करता है, देखो एग्जामिनर अपनी एक आंख बंद कर लेगा, राइट आंख बंद कर लिया तो आपके जिसको चेक करना है उसकी लेफ्ट आंख बंद कर दी जाएगी। अब नाक के यहाँ से उंगली को घुमाएगा और उससे पूछेगा पेशेंट से कि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। अगर जब तक एग्जामिनर को वो आई दिखाई दे रही है और तब तक पेशेंट को भी वो उंगली दिखाई दे रही है, दोनों को सेम जगह तक उंगली दिखाई देती है तो नॉर्मल है। अगर एग्जामिनर को दिखाई दे रही है और पेशेंट को नहीं दिखाई दे रही है तो उसका पेरिफेरल विजन क्या है, वीक है। तो पेरिफेरल विजन का टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कन्फ्रंटेशनल टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, कन्फ्रंटेशनल टेस्ट। क्लियर है आपके माइंड के अंदर। नेक्स्ट आपके पास में देखो गोनियोस्कोप। एग्जाम में बहुत बार पूछा है गोनियोस्कोप के बारे में भी। गोनियोस्कोप क्या होता है, देखो गोनियोस्कोप एंटीरियर चेंबर का एंगल देखने के लिए, एंटीरियर चेंबर का एंगल देखने के लिए आप जब ग्लूकोमा पढ़ोगे तो वहां पर एंगल के बारे में आपको बताऊंगा। तो उस एंगल को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, गोनियोस्कोप करते हैं ना, एंटीरियर चेंबर का एंगल देखने के लिए। उसके बाद में आपके पास में नेक्स्ट है, आपके पास में हाइर्सबर्ग टेस्ट। हाइर्सबर्ग टेस्ट, हाइर्सबर्ग टेस्ट ये क्यों किया जाता है, फॉर आई अलाइनमेंट। आई के अलाइनमेंट को देखने के लिए कि आई बराबर है या नहीं, कहीं बेंगापन तो नहीं है, स्क्वेंट तो नहीं है। बेंगापन को चेक करने के लिए फॉर आई अलाइनमेंट, आई अलाइनमेंट को टेस्ट करने के लिए, आई अलाइनमेंट को टेस्ट करने के लिए आई बात समझ में। तो ये आपके पास में कुछ टेस्ट थे, कुछ असेसमेंट थे आपकी आई को चेक करने के लिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में। तो रिफ्रैक्टिव एरर मतलब कहने का मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब आपको दूर की या पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देना, क्योंकि जो आपका रिफ्लेक्शन है वो रेटिना पे नहीं बन पा रहा, इसलिए आपको या तो दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई दे रही या आपको नजदीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई दे रही। कारण क्या है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर जगह पे नहीं बन पा रहा। इन्हीं को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आपके पास में नियर साइटनेस, नियर साइटनेस, नियर साइटनेस, और इसको हिंदी में आप बोलते हो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और इसको मायोपिया भी बोला जाता है, मायोपिया, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब देखो यहाँ पर कि निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देगा और बाकी दृष्टि क्या है, दोष है। कहने का मतलब नियर विजन इसका क्लियर होगा। नियर विजन क्या होगा, क्लियर। ध्यान रखना, नियर विजन क्या है, क्लियर है आपके पास में, और फार विजन क्या होता है इसके अंदर, अनक्लियर। ये बात जैसा नाम है उसका जस्ट उल्टा, फार विजन अनक्लियर होता है। क्योंकि क्या होता है कि जो लाइट रेज होती है फार दूर की कोई वस्तु है उससे उसका जो प्रतिबिंब है वो आपके रेटिना से पहले बन जाता है। दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, इसलिए दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती इस टाइप की बीमारी के अंदर। अब इस दूर की वस्तु का प्रतिबिंब पहले बन जाता है तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रतिबिंब है उसको रेटिना तक पहुंचाएंगे, आगे तक पहुंचाएंगे, और किसी भी किरणों का विस्तार करने के लिए, किसी भी प्रतिबिंब को आगे पहुंचाने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस, जिसको अंग्रेजी में कॉन्केव लेंस कहा जाता है। एग्जाम के अंदर यही पूछा जाएगा, मायोपिया नियर साइटनेस वाले मरीजों के अंदर कौन से लेंस का चश्मा यूज करते हैं हम लोग, कॉन्केव लेंस का चश्मा यूज करते हैं, कॉन्केव लेंस। क्लियर है माइंड के अंदर। इसी तरीके से दूसरा आपके पास में है फार साइटनेस, फार साइटनेस नाम का जस्ट उल्टा, फार साइटनेस या दूर दृष्टि दोष।
देखो फार साइडनेस हो या दूरदृष्टि दोष हो, एक ही बात है। नाम का जस्ट उल्टा, दूर की वस्तुएं साफ, फार विजन क्लियर, फार विजन क्लियर, और आपका जो है नियर विजन क्या है, अनक्लियर है। इसके अंदर नियर विजन क्या है, अनक्लियर। क्यों अनक्लियर है? जो पास की वस्तुएं उनका रिफ्लेक्शन, उनका प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। उस वाले में तो रेटिना के पहले बन जाता था, इसमें रेटिना के बाद में बनता है, इसलिए हमें पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। और इनको साफ करने के लिए क्या करेंगे, प्रतिबिंब को रेटिना के पीछे से खींच कर कहाँ लाएंगे, हम लोग आगे लेके आएंगे। तो प्रतिबिंब को पहले बनवाने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर जो चश्मा यूज किया जाता है वो कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा यूज करते हैं। कौन सा, उत्तल लेंस का चश्मा। फार साइड लेंस में कौन सा, उत्तल लेंस का चश्मा यूज किया जाता है। आपके आई बात समझ में। और इसको देखो फार साइड लेंस को हाइप्रोपिया भी कहते हैं, हाइप्रोपिया, उसको मायोपिया, इसको हाइप्रोपिया। क्लियर। एक है आपके पास में एस्टिग्मेटिज्म, इसमें दूर और पास दोनों का साफ नहीं दिखाई देता, दूर और पास दोनों का साफ नहीं दिखाई देता, दोनों ही अनक्लियर होते हैं, दोनों ही विजन अनक्लियर होते हैं। आई बात समझ। ये कब होता है, एस्टिग्मेटिज्म में। ये ज्यादातर बुढ़ापे में होता है। कब होता है, बुढ़ापे में। और इसके लिए हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि एस्टिग्मेटिज्म के अंदर कौन सा लेंस यूज करते हैं, सिलिंड्रिकल, जिसमें ऊपर की साइड में, ध्यान रखेंगे, ऊपर की साइड में कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव, और नीचे की साइड में कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। ये भी ध्यान रखिए, ऊपर कॉनकेव होता है, नीचे कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। क्लियर है माइंड के अंदर आपके। तो ये आपके पास में था रिफ्रैक्टिव एरिया। अगर नॉर्मल विजन हो तो उसको क्या बोलेंगे, एमेट्रोपिया। ध्यान रखना, नॉर्मल विजन को, अगर आपकी आंख नॉर्मल काम कर रही है तो नॉर्मल विजन को मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है, एमेट्रोपिया। एमेट्रोपिया क्लियर है माइंड के अंदर ये चीज भी। नॉर्मल विजन इज नोन एज एमेट्रोपिया। अब हम बात करते हैं आई डिसऑर्डर की, आई डिसऑर्डर की। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं मोस्ट कॉमन आई डिसऑर्डर। मोस्ट कॉमन आई डिसऑर्डर एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया, मोस्ट कॉमन आई डिसऑर्डर आपके कौन सा है। देखो, अगर मोस्ट कॉमन आई डिसऑर्डर आपके एग्जाम में पूछ लिया गया कि मोस्ट कॉमन आई डिसऑर्डर कौन सा है आपके, तो आप बताएंगे कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा, मेसन ऑफ कंजक्टिवा, कंजक्टाइवा, इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा। क्लियर है माइंड के अंदर। इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा इज नोन एज कंजक्टिवाइटिस। और इस कंजक्टिवाइटिस को पिंक आई भी बोलते हैं। आंखें कैसी हो जाती है, पिंक पिंक सी हो जाती है। आई बात समझ में, आंखें कैसी हो जाती है, पिंक पिंक सी। आई बात समझ में। अगर यही कंजक्टिवाइटिस अगर न्यूनेट में होता है, न्यूनेट के अंदर हो जाता है कंजक्टिवाइटिस, न्यूनेट के जो कंजक्टिवाइटिस होते हैं उनको ऑप्थेल्मिया न्यूनेंट्रम बोलते हैं। ऑप्थेल्मिया न्यूनेंट्रम क्योंकि किसकी वजह से होता है, क्लेमाइडिया और गोनोरिया की वजह से। क्लेमाइडिया और गोनोरिया वायरस, सॉरी गोनोरिया की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। और इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, देखो इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है ऑप्थेल्मिया न्यूनेंट्रम के लिए 1% टेट्रासाइक्लिन इस ड्रग ऑफ चॉइस। अगर ये नहीं दे रखा है तो 0.5% इरिथ्रोमाइसिन। क्लियर। और एडल्ट के अंदर हो गया कंजक्टिवाइटिस तो क्या देंगे, 1% क्लोरेम्फेनिकोल। 1% क्लोरेम्फेनिकोल देंगे हम लोग। बच्चों में क्लोरेम्फेनिकोल क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि
ग्रे बेबी सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। ग्रे बेबी सिंड्रोम किसके द्वारा होता है? क्लोरेंफेनिकोल के द्वारा। ये बात समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके ट्रेकोमा की। ये इन्फेक्शियस डिजीज है, ये भी आँख की का ये आँख की इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ आई। और मोस्टली किसके द्वारा होती है? क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं कैटरेक्ट की। इसके अंदर क्या होता है? देखो कैटरेक्ट के अंदर जो आपका ट्रांसपेरेंट लेंस है वो धुंधला हो जाता है, और इसकी डेफिनेशन भी यही है, ओपेसिटी ऑफ द लेंस, ओपेसिटी, ओपेक हो जाता है लेंस, ओपेसिटी ऑफ द लेंस इज नोन एज कैटरेक्ट। या क्लाउडीनेस, धुंधला हो जाता है, क्लाउडीनेस ऑफ द लेंस, क्लाउडीनेस ऑफ द लेंस इज नोन एज कैटरेक्ट। आई बात समझ में। अब देखो आपके पास में पूछ लिया जाए मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ब्लाइंडनेस, मोस्ट कॉमन कोज क्या है ब्लाइंडनेस का? अंधेपन का। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ब्लाइंडनेस, तो आपके पास में ये जो कैटरेक्ट होता है यही मोस्ट कॉमन कोज है अंधेपन का, ब्लाइंडनेस का, मोतियाबिंद जिसे आप कहते हो। पूछ लिया जाए सेकंड मोस्ट कॉमन कोज कौन सा है ब्लाइंडनेस का? दूसरा, तो आप कहोगे विटामिन ए डेफिशिएंसी। पूछ लिया जाए थर्ड मोस्ट कॉमन कोज कौन सा है आपके ब्लाइंडनेस का? तो आप कहोगे ग्लूकोमा। क्लियर है माइंड के अंदर। अब देखो बात कर रहे हैं हम लोग कैटरेक्ट की। तो कैटरेक्ट मोस्ट कॉमन कोज ऑफ कैटरेक्ट पूछ लिया गया, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ कैटरेक्ट, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ कैटरेक्ट इज एडवांस एज या ओल्ड एज। ये ध्यान रखिए, एडवांस एज या ओल्ड एज। और ओल्ड एज में होने वाला कैटरेक्ट क्या कहलाता है? सेनाइल कैटरेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा कोज क्या है? मोस्ट कॉमन कोज ऑफ कैटरेक्ट इज डायबिटीज मेलाइटस। क्लियर है। अब एग्जाम के अंदर पूछ लिया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का क्वेश्चन कि मोस्ट कॉमन या फर्स्ट साइन ऑफ कैटरेक्ट, फर्स्ट साइन ऑफ कैटरेक्ट इज ब्लड विजन, धुंधला दिखाई देगा, ब्लड विजन। क्लियर। और कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कैटरेक्ट, ब्लाइंडनेस, अंधा हो जाएगा। क्या कॉम्प्लिकेशन होगा कैटरेक्ट का? ब्लाइंडनेस। क्लियर है माइंड के अंदर। और एक और बात ध्यान रखें, कैटरेक्ट वाली मरीज के अंदर आंख का लेंस जो होता है वो सेंसिटिव होता है, उसका सेंसेशन खत्म हो जाता है। तो क्या होगा? जब कैटरेक्ट हो जाएगा तो लॉस ऑफ रेड लाइट रिफ्लेक्स, जब आप आंख पे रेड लाइट डालोगे तो आंख की जो पिपल है, जो आइरिस है, वो ना तो सिकुड़ेगी ना ही रिलैक्स होगी, कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लॉस ऑफ रेड लाइट रिफ्लेक्स, लॉस ऑफ रेड लाइट रिफ्लेक्स, लाइट है ना, रेड लाइट का सेंसेशन लॉस हो जाता है उनके अंदर। क्योंकि जो देखो सेंसेशन कहां से है? आपके लेंस से सेंसेशन जाते हैं। जब लेंस से ओपेक हो गया तो रेड लाइट का सेंसेशन क्या हो जाता है? इनके अंदर लॉस हो जाता है कैटरेक्ट वाले मरीजों के अंदर। कुछ टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट की बात करता हूं मैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट, कैटरेक्ट के टाइप, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप है कैटरेक्ट के। सबसे पहला आपके पास सेनाइल कैटरेक्ट, आप जानते हो बुढ़ापे में होने वाला कैटरेक्ट। दूसरा कैटरेक्ट आपके पास में स्नोफ्लेक कैटरेक्ट, स्नोफ्लेक कैटरेक्ट, मतलब जो आपके पास में जिस तरीके से क्रिस्टल ऑफ वाटर होता है, आपने देखा होगा स्नोफॉल होता है, उस टाइम पे जो पानी की जो बूंदें होती है उस टाइप का जो है आंख के अंदर दिखाई देता है, उसको बोलते हैं स्नोफ्लेक कैटरेक्ट। और ये किस में दिखा जाए? डायबिटीज मेलाइटस में। तीसरा आपके पास सनफ्लावर कैटरेक्ट विल्सन डिजीज में, विल्सन डिजीज में दिखाई देता है आपके। उसके बाद फोर्थ आपके पास में न्यूक्लियर कैटरेक्ट, न्यूक्लियर कैटरेक्ट जो कि मोस्ट कॉमन कैटरेक्ट है, सबसे ज्यादा होने वाला कैटरेक्ट है ना,
न्यूक्लियर का मतलब होता है कि लेंस के बीच के पार्ट में ओपेसिटी होती है। मोस्ट कॉमन कैटरेक्ट, मोस्ट कॉमन टाइप का कैटरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए तो न्यूक्लियर कैटरेक्ट। आगे बात समझ में, न्यूक्लियर कैटरेक्ट। अब देखो इसके अंदर क्या करता है, कैटरेक्ट का जो ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी। ट्रीटमेंट क्या है इसका, सर्जरी है, ओनली सर्जरी। और कौन सी सर्जरी की जाती है इनके लिए, इसके लिए सर्जरी होती है आपके, और इसके लिए जो सर्जरी होती है देखो आजकल एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन ECCE, इसमें जो है आपके लेंस को निकाल कर और जो है एक इंट्रा ओकुलर लेंस इसमें इम्प्लांट कर दिया जाता है। इंट्रा ओकुलर लेंस इम्प्लांट कर देते हैं, एक आर्टिफिशियल लेंस यूज करते हैं। और इसमें जो टेक्निक यूज की जाती है उसको बोलते हैं फेको इमल्सिफिकेशन। फेको इमल्सिफिकेशन मतलब कुछ वेव के द्वारा आपके लेंस को इमल्सिफाइड कर दिया जाता है, फिर उसका सक्शन कर लिया जाता है और उसकी जगह पे दूसरा लेंस, आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं फेको इमल्सिफिकेशन टेक्निक। नेक्स्ट आपके पास में देखिए रेटिनल डी अटैचमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटिनल डी अटैचमेंट का मतलब होता है कि आपकी जो रेटिना है वो डी अटैच हो चुकी है कोरोइड से, रेटिना जो है कोरोइड से डी अटैच हो चुकी है। आपकी जो ये मान के चलो ये आपकी बाकी स्क्लेरा थी, ये कॉर्निया था, और ये आपके पास में ये आपकी कोरोइड थी और ये रेटिना था। तो रेटिना क्या होती है, डी अटैच हो जाती है कहीं से, ये देखिए इस जगह से डी अटैच हो गई, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेटिनल डी अटैचमेंट बोलते हैं। और इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि किसी मरीज को सामने पर्दे आ रहे हैं, कर्टेन लाइक फिलिंग है, कर्टेन लाइक फिलिंग किसी मरीज के है, तो उसको कौन सा आई डिसऑर्डर हो सकता है, तो आप बताओगे रेटिनल डी अटैचमेंट। या फिर मकड़ी के तरीके जाले उसको दिखाई दे रहे हैं, जाले आ रहे हैं उसके सामने, तो कौन सी आई डिसऑर्डर है उसको, रेटिनल डी अटैचमेंट। आई बात समझ में। फ्लैशेज ऑफ लाइट दिखाई दे रहे हैं उसको, लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, तो ये सब किससे रिलेटेड है, दो बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है रेटिनल डी अटैचमेंट के। और यहाँ पे आपके जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो सर्जरी की जाती है, और सर्जरी कौन सी होती है यहाँ पे, क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी यूज करते हैं, आई बात समझ में। क्रायो सर्जरी ठंडे प्रोब से, डायथर्मी हॉट प्रोब से SF6 इंजेक्शन इसमें भर दिया जाता है। SF6 जो कि इन दोनों के बीच में अटैचमेंट कर देता है। SF6 इंजेक्शन यूज करते हैं इसके लिए, दोनों के बीच के गैप को भरने के लिए। आगे बात समझते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग ग्लूकोमा की। नेक्स्ट आई डिसऑर्डर है ग्लूकोमा। देखो ग्लूकोमा का मतलब होता है कि आपका जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ जाना, 21 mmHg से ऊपर हो जाएगा तो उसको हम ग्लूकोमा कहेंगे। आई बात, दो टाइप का ग्लूकोमा होता है आपके पास में, एक तो ओपन एंगल ग्लूकोमा, एक एंगल क्लोज ग्लूकोमा। ओपन एंगल और एंगल क्लोज, इनमें क्या अंतर है। जब आप आई को देखेंगे, देखो इधर देखो, जब आप आई को देखोगे तो ये आपके पास में कॉर्निया और आपके पास में ये आपके पास में क्या है, आइरिस, और यहाँ पर एक एंगल पाया जाता है। इस एंगल का जो है कनेक्शन, यहाँ पे इस एंगल का कनेक्शन कुछ ट्यूब से होता है, एक कैनाल से होता है, उस कैनाल को बोलते हैं सेगमेंट कैनाल। और ये सेगमेंट कैनाल क्या होती है, जो भी एक्स्ट्रा एक्वियस ह्यूमर बनता है वो इसके अंदर चला जाता है, इसके अंदर चला जाता है, और इसके अंदर जाकर वो सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में चला जाता है। किसमें, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में चला जाता है, वेन के अंदर चला जाता है, ये आगे वेन से जुड़ा होता है। अब ओपन एंगल का मतलब होता है कि जहां पर ये जो ओपनिंग है, इस एंगल में जो ओपनिंग है सेगमेंट कैनाल वाली, वो अगर ओपन है और फिर भी आपके इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं ओपन एंगल। और इस एंगल के क्लोज होने की वजह से जो एक्स्ट्रा एक्वियस ह्यूमर बन रहा था वो आगे नहीं जा पा रहा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एंगल क्लोज ग्लूकोमा। दो टाइप के, ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड एंगल क्लोज ग्लूकोमा। आगे बात समझ में, तो दोनों के बारे में पढ़ते हैं वन बाय वन। एक साइड में ओपन एंगल ग्लूकोमा और एक आपके पास में एंगल क्लोज ग्लूकोमा।
ओपन एंगल ग्लूकोमा और एंगल क्लोज ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा, ओपन एंगल ग्लूकोमा किसे कहेंगे आप लोग? ओपन एंगल ग्लूकोमा, इसके अंदर क्या होता है? देखो, जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन बढ़ जाता है, एक्वेस नंबर का फॉर्मेशन बढ़ जाता है और एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है? कम। एंगल ओपन है लेकिन एब्जॉर्प्शन कम क्यों हो गया? क्योंकि फॉर्मेशन ज्यादा हो गया। और इंट्राओक्युलर प्रेशर जो होगा, ओक्युलर प्रेशर जो रहेगा यहाँ पे, वो मोर देन 21 mmHg रहेगा। आई बात समझ में? मोर देन 120 mmHg। और ये जो होता है देखो पेनलेस होता है। क्या होता है ये? पेनलेस। ओपन एंगल ग्लूकोमा जो होता है ये आपके पास में पेनलेस होता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो मेडिकेशन से कर सकते हैं हम लोग, है ना। मेडिकेशन इसका ट्रीटमेंट है, मेडिकेशन देने से हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आगे बात समझ में? दूसरा जो है आपके पास एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, इसके अंदर क्या होता है? जो इंट्राओक्युलर प्रेशर जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 40 से 50 तक, 40-50 mmHg, जिसकी वजह से क्या होता है? पेन होता है, हेडेक होता है, हेडेक होता है, आई पेन होता है बहुत तेज। आई बात समझ? इसको जो है एक्यूट ग्लूकोमा भी कहते हैं, एक्यूट ग्लूकोमा। और इसका तुरंत ट्रीटमेंट करना जरूरी है, इमीडिएट ट्रीटमेंट। ये मेडिकल इमरजेंसी में आता है। इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं दिया तो ब्लाइंडनेस हो सकती है। इमीडिएट ट्रीटमेंट अगर नहीं दिया तो क्या हो जाएगी? ब्लाइंडनेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्लाइंडनेस। आगे बात समझ में? ये बहुत पेनफुल होता है। इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं दिया तो ब्लाइंडनेस होने के चांसेस होते हैं। और इसमें क्या की जाए? सर्जरी की जाती है। क्या की जाती है? सर्जरी। आगे बात समझ में? अब देखो मेडिकेशन एंड सर्जरी ऑफ ग्लूकोमा की मेडिकेशन कौन सी देते हैं और सर्जरी कौन सी करते हैं। तो ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द ग्लूकोमा इज, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द ग्लूकोमा इज आपके पास में बीटा ब्लॉकर। और बीटा ब्लॉकर में कौन से? टीमोलोल, टीमोलोल देते हैं। आई बात समझ में? क्लियर? सर्जरी कौन सी करेंगे हम लोग? सर्जरी यहाँ पे की जाती है ट्रेबिकुलोप्लास्टी, ट्रेबिकुलोटोमी, ट्रेबिकुलोटोमी, ट्रेबिकुलोप्लास्टी, ट्रेबिकुलोटोमी, है ना। आई बात समझ में? तो ये आपके पास में, ये आपके पास में था ग्लूकोमा। अब देखो बहुत सारी बातें मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, यहाँ पे वर्बली ध्यान रखेंगे। अगर आंख के अंदर कोई कंफ्यूजन हो गया, कोई भी चीज जो है अंदर छुप चुकी है, तो आपको क्या करना है? देखो अगर आंख के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो आपको यहाँ पे आइस लगाना है आंख पे, है ना। फर्स्ट इंटरवेंशन क्या होगा? आइस लगाना। देखो आई ब्लीडिंग, सबसे पहले देखो कॉन्ट्यूजन की वजह से, कॉन्ट्यूजन चोट लगी है और ब्लीडिंग हो रही है, तो इस ब्लीडिंग की वजह से आपके आंख में जो ब्लीडिंग हो रही है उसमें आपका फर्स्ट इंटरवेंशन क्या होगा? आइस अप्लाई करना। ये एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं फर्स्ट इंटरवेंशन। और अगर फॉरेन बॉडी है तो फॉरेन बॉडीज के अंदर आपका जो फर्स्ट इंटरवेंशन होगा, लुक अप द फॉरवर्ड, है ना। ऊपर देखेंगे और कॉटन टिप और एनएस के द्वारा आंख के अंदर घुमाएंगे ना। कॉटन टिप इन एनएस और एनएस में से करके टिप करेंगे और उसको आंख में घुमा के फॉरेन बॉडी को निकालेंगे। तीसरा, अगर पेनेट्रेट इंजरी हो गई, कोई चुप गया अंदर, कोई ऑब्जेक्ट अंदर छुप गया, तो कुछ भी नहीं करेंगे आप लोग, है ना। आप कोई भी उसको निकालने की जरूरत नहीं करेंगे और कवर कर देंगे, कवर द आई विथ कप। कोई भी कप आपके पास में चाय का डिस्पोजल हो उससे कवर कर देंगे। और अगर कोई केमिकल चला गया तो अगर हॉस्पिटल में हो तो एनएस से उसका इरिगेशन करोगे, एनएस से। और हॉस्पिटल में नहीं हो, घर की बात कर रहा हो, तो टेप वाटर से आई इरिगेशन करेंगे। आंख को धोएंगे, आई बात समझ में? आंख को धोएंगे, उसके बाद आंख की पीएच देखेंगे। अगर पीएच जो है नॉर्मल आ जाती है
तो आप नहीं धोएंगे और पीएच फिर भी नॉर्मल नहीं आती है तो फिर उसको वापस धोएंगे। आई बात समझ में? आपके आई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आप ध्यान से पढ़ेंगे।